गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। हम फ्रांस की क्रांति कर रहे थे। हमने कारण और घटनाएं किया था। आज हम लेंगे फ्रांस की क्रांति, प्रभाव, परिणाम एवं महत्व। फ्रांस की क्रांति परिवर्तन की एक ऐसी अपूर्व एवं सशक्त लहर थी जिसने फ्रांस का तात्कालिक नक्शा ही बदल दिया। फ्रांस की क्रांति का मूल संदेश था मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व। ये ऐसे मूल्य हैं जिनका सौंदर्य एवं जिनकी उपयोगिता शाश्वत एवं स्वयं सिद्ध है। इसीलिए फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास का एक कालजयी स्तंभ है। तो पहला परिणाम है निरंकुश राजतंत्र एवं वर्ग भेद पर आधारित पुरातन व्यवस्था का अंत। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की विशेषताएं थी निरंकुश राजतंत्र, सामंती अनाचार, विशेष अधिकार युक्त कुलीन तंत्र एवं पादरी तंत्र तथा जनसंख्या के इस ऊपरी अल्पांश की विलासिता का बोझ ढोती अधिकार शून्य सामान्य जनता। फ्रांस की क्रांति की यह एक महान उपलब्धि है कि बहुत अल्प समय के अंतराल में यानी 1789 से 1791 के मध्य इसने पुरातन व्यवस्था की जड़ें हिला दी और टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध जन संकल्प की एक दृढ़ चुनौती थी। बास्तील के पतन 14 जुलाई 1789 ने राजतंत्रीय निरंकुशता के पतन की शुरुआत कर दी। सामंती अधिकारों की समाप्ति के माध्यम से फ्रांस में सामंतवाद, दास प्रथा एवं सामाजिक वर्गों के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। चर्च द्वारा लिए जाने वाले धार्मिक कर टाइथ को भी समाप्त कर दिया गया। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा द्वारा जारी मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ने मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार को वैधानिक मान्यता दे दी। 1791 में फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान लागू कर दिया गया। इस संविधान द्वारा फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और बाद में विधान निर्मात्री सभा ने फ्रांस में राजतंत्र की पूर्ण समाप्ति कर दी और तदंतर राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस के प्रथम गणतंत्र को प्रतिष्ठापित कर दिया। जनवरी 1793 को राजद्रोह के अपराध में लुई 16वें को गिलोटिन द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। लुई के साथ साथ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था भी समाप्त हो गई। नेक्स्ट दूसरा है लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य का प्रतिष्ठापन। फ्रांस की क्रांति की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी देन थी लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वातंत्रता का प्रतिष्ठापन। 27 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय महासभा द्वारा पारित मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा हुई और संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र यानी जनता में निहित है। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचार का विरोध ये मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार हैं तथा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य के बेशकीमती अधिकारों में से एक है। बाद में विधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव के समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान कर दिया, जिसके बाद फ्रांस के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट तीसरा है वर्ग भेद युक्त सामाजिक ढांचे का विकास। सामाजिक क्षेत्र में फ्रांस की क्रांति का एक बहुत बड़ा योगदान ये था कि इसने वर्ग भेद की बड़ी खाइयों को पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से पाट दिया। इससे पूर्व फ्रांस की व्यवस्था में वर्ग भेद को वैधानिक मान्यता प्राप्त थी। कुलीन वर्ग एवं पादरी तंत्र को अनेक विशेष सुविधाएं और रियायतें प्राप्त थी। फ्रांस की क्रांति ने सामाजिक वर्गों के विशेष अधिकार समाप्त घोषित कर दिए। मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में स्पष्ट कहा गया कि सभी मनुष्य अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान रूप से जन्मे हैं और रहे हैं और सभी नागरिकों को विधि के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। चौथा, सुखद आर्थिक रूपांतरण। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। किसानों, मजदूरों तथा मध्यम वर्ग के लिए क्रांति ने कई सुखद आर्थिक रूपांतरण कर दिए। सामंतों एवं चर्च के अधिकार से फ्रांस की भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुक्त हो जाने से किसानों एवं मध्यम वर्ग को अत्यधिक लाभ हुआ। किसान सामंती अधिकार, सामंती शुल्क तथा बेगार से मुक्त हो गए। कृषि संबंधी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई और बहुत सारी नई भूमि कृषि योग्य बना दी गई। 1815 में फ्रांस यूरोप के देशों में संपन्नतम देश था। नेक्स्ट पांचवा, राष्ट्रीयता की भावना का उत्कर्ष एवं सशक्तिकरण।
फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना के उत्कर्ष एवं सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बास्तील के पतन ने फ्रांस को उसका महान राष्ट्रीय उत्सव प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के निवासियों में शासकीय एवं सामंतीय आस्था के स्थान पर राष्ट्रीय आस्था को जन्म दिया। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। क्रांति के प्रारंभ में राष्ट्रीय महासभा यानी नेशनल असेंबली की घोषणा के साथ ही राष्ट्रवाद का विचार जड़ पकड़ने लगा था। राजभक्ति के उत्सवों की राष्ट्रीय सेना तथा राजभक्ति के उत्सवों की अवधारणाओं का भी जन्म होने लगा। नेक्स्ट था समाजवादी चेतना का अभ्युदय। यद्यपि क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग के पास ही रहा, लेकिन क्रांति के मूलभूत आदर्श समानता की स्थापना के प्रयास नहीं किए गए हों, ऐसा नहीं हुआ। क्रांति का समाजवादी रुझान अनेक बार स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। राष्ट्रीय सम्मेलन ने आतंक के शासन के दौरान समाजवादी नीतियों का बड़ी सख्ती से अनुसरण किया, जैसा कि इस काल के में वृहद भू संपत्ति वाले क्षेत्र को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया ताकि भूमिहीन कृषक एवं अन्य वर्ग के लोग भी भूस्वामी बन सके। जन सामान्य के हित में अनाज एवं अन्य वस्तुओं की कीमतें निश्चित कर दी गईं। मजदूरों का शोषण न हो, इसीलिए मजदूरी की दरें भी निर्धारित कर दी गईं। यह नियम भी बना दिया गया कि फ्रांस के छोटे बड़े सभी निवासियों को नागरिक कहकर संबोधित किया जाएगा। नेक्स्ट 7th है धार्मिक प्रभाव। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस की धार्मिक व्यवस्थाओं में बड़ी उथल पुथल मचा दी। पादरी तंत्र के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चर्च द्वारा जन सामान्य से लिए जाने वाला कर टाइथ भी बंद कर दिया गया। फ्रांस के छोटे बड़े सभी धर्माधिकारियों को राज्य का वेतनभोगी कर्मचारी बना दिया और उनका चुनाव अब जनता द्वारा किया जाना निश्चित किया गया। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि कैथोलिक ईसाई धर्माधिकारी इससे पूर्व पोप द्वारा नियुक्त एवं नियंत्रित किए जाते थे। राष्ट्रीय महासभा ने चर्च की सारी भूमि को भी जब्त कर लिया और उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया। नेक्स्ट 8 है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की न्यायिक व्यवस्था में बहुत से सुधार हो गए। मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में स्पष्ट कहा गया कि विधि या कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है तथा सभी नागरिकों को विधि के निर्णय में भाग लेने का अधिकार है। फ्रांस के प्रथम लिखित संविधान द्वारा फ्रांस के सभी निवासियों को कानून के समक्ष समान माना गया। अब सभी स्तरों पर जजों के चयन की व्यवस्था की गई और उनके कार्यकाल की अवधि भी 2 से 4 वर्ष तक सीमित कर दी गई। कुछ नए महत्वपूर्ण कानून भी पारित किए गए। संपत्ति पर पुरुषों के साथ महिलाओं का अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया। ज्येष्ठाधिकार के नियम को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस के उपनिवेशों में नीग्रो दास प्रथा समाप्त कर दी गई। संपूर्ण फ्रांस में तोल मोल की एक रूप व्यवस्था मीटरी पद्धति यानी मैट्रिक सिस्टम को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट 9th है शैक्षणिक सुधार। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस की शिक्षा पद्धति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सूत्रपात किया। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा फ्रेंच भाषा को फ्रांस की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और समस्त शिक्षण एवं अनुदेशन कार्य इसी भाषा में किए जाने के आदेश दिए गए। एक निःशुल्क, अनिवार्य एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने की भी मांग की गई। राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस के कुछ विशिष्ट शिक्षण संस्थानों को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से पुनर्गठित किया गया और उन्हें अधिक विस्तृत एवं अधिकार संपन्न बना दिया। ये शिक्षण संस्थान थे द नॉर्मल स्कूल, द पॉलिटेक्निक स्कूल, पेरिस के मेडिकल स्कूल एवं लॉ स्कूल, द कंजर्वेटरी ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, द नेशनल आर्काइव्स, द नेशनल लाइब्रेरी आदि। और नेक्स्ट परिणाम है 10वां उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद एवं अधिनायकवाद का अभ्युदय। फ्रांस की क्रांति ने उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद एवं अधिनायकवाद की प्रवृत्तियों के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सभा द्वारा राष्ट्रीय भावना की अभिवृद्धि के लिए किए गए कार्य, राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय सैनिक सेवा की अनिवार्यता तथा आतंक के शासन के अधिनायकवादी तेवर, इन व्यवस्थाओं के कारण उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद एवं अधिनायकवाद को बढ़ावा मिला। तो ये थे फ्रांस की क्रांति के परिणाम।